हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य विजन। आज की इस वीडियो में हम बैंक से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बैंक क्या होता है, बैंक के क्या फंक्शन है, बैंक कितने टाइप का है और बैंकों का नेशनलाइजेशन आई मीन राष्ट्रीयकरण, इन तमाम टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आपको ज्ञात होगा कि हमने इससे पूर्व वीडियो में क्रेडिट कंट्रोल के बारे में डिटेल से पढ़ा था। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, सीआरआर, एसएलआर, इन तमाम टॉप और फॉरेक्स स्वैप पर हमने विस्तार से चर्चा की थी जो बैंक से ही संबंधित था। आज हम बैंक क्या होता है जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर। बैंक से रिलेटेड कई चीजें हैं तो मे भी वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, नहीं तो हम इसके दूसरे पार्ट में डिस्कशंस करेंगे। दो वीडियो मैक्सिमम इसमें लगेगी और थोड़ी सी लेंथी होगी, तो आप पेशेंस होकर वीडियो को देखना और शॉर्ट्स नोट्स बनाना अपने। ठीक है, करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारे पास बैंक। बैंक क्या होता है, व्हाट इज अ बैंक? जो बैंक होता है फाइनेंशियल मार्केट का वह मीडिएटर होता है जहां जमा और उधार दिया जाता है। बैंक क्या होता है, ये फाइनेंशियल मार्केट का मीडिएटर होता है। फाइनेंशियल मार्केट का मध्यस्थ, मीडिएटर, मीडिएटर होता है जहां पर क्या किया जाता है, जमा, पैसे को जमा किया जाता है और उस जमा को उधार के रूप में दिया जाता है। क्लियर। फाइनेंशियल मार्केट मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल मार्केट क्या मार्केट होती है जहां पर सरप्लस मनी, जहां पर डेफिसिट मनी का या सरप्लस मनी का डेफिसिट मनी की तरफ क्या हो, ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। देखो बैंक में पैसे कौन जमा करता है, जिसके पास क्या हो, सरप्लस मनी हो। मेरे पास ज्यादा पैसे है तो मैं अपने बैंक में क्या करूंगा, जमा करूंगा। जिसके पास सरप्लस मनी होते हैं वो क्या करता है, बैंक में पैसे जमा करता है। और उधार कौन लेता है, जिसके पास डेफिसिट मनी हो, जिसके पास पैसे की क्या हो, कमी हो। तो हम बैंक क्यों क्या कहेंगे कि बैंक जो होता है फाइनेंशियल मार्केट का एक मीडिएटर होता है जो पैसों को जमा करता है और उस जमा किए गए पैसों को उधार के रूप में देता है। डन माय डियर फ्रेंड। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो को देखना, लिखना फाइनेंशियल मार्केट लक्स रीजन, तो पहला वीडियो मेरा ही आएगा, तो उस पर आप देख लेना। क्लियर। तो बैंक क्या होता है, कॉपी पेन ले लोगे तो आप लिख लेना कि जो बैंक होते हैं वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट का एक मध्यस्थ होता है जो जमा और जमा की गई धनराशि को उधार के रूप में देता है। ये तो हो गया बैंक का मतलब। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ बैंक, तो इट इज अ मीडिएटर ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट। ये वित्तीय बाजार का एक मध्यस्थ होता है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ, जहां से सरप्लस मनी का डेफिसिट मनी की तरफ ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। डन। अब जो बैंक होते हैं उसके दो फंक्शन होते हैं। बैंक के कितने फंक्शन होते हैं, दो। एक होता है आपका प्राइमरी फंक्शन, बैंक का क्या होता है, इसे बोलते हैं हम प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य। दूसरा होता है बैंक का सेकेंडरी फंक्शन, गौण कार्य। गौण कार्य। देखो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बैंक का, बैंक का जो मुख्य कार्य होता है जमा करना पैसे को और उधार देना, ये होता है बैंक का प्राथमिक कार्य। जो बैंक में हम और आप पैसे जमा करते हैं ना, तो बैंक उस पर ब्याज देता है। तो हमेशा याद रखना जो जमा होती है, जो डिपॉजिट होती है, वो बैंक पर लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, बैंक पर
लाइबिलिटी होती है, देयता होती है। देयता क्या करता है, ये सृजित करता है, लाइबिलिटी है। ठीक है, हम और आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक उस पर ब्याज देता है, तो इसलिए जो जमा होते हैं वो बैंक के लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है। और जब बैंक किसी को उधार देता है तो उससे ब्याज लेता है, तो जो उधार होती है वो बैंक की एसेट होती है। क्या होती है, एसेट होती है, यानी संपत्ति। क्या होती है, संपत्ति। पहले तो आप तो ये बात अपने माइंड में बिठा लेना, जो जमा होती है वो बैंक पर लाइबिलिटी होती है, देयता होती है, और जो उधार होते हैं वो बैंक की संपत्ति होती है। डन माय डियर फ्रेंड। अब जब हम बैंक में ज्यादा पैसे जमा कराते हैं तो लेट्स सपोज एग्जांपल्स, मैंने बैंक में 100 रुपए जमा कराए। कितने पैसे जमा कराए, 100 रुपए जमा कराए। और बैंक ने इसी 100 रुपए को किसी कंपनी को उधार के रूप में दिया, किसी कंपनी को उधार के रूप में दिया। और उस कंपनी ने इस 100 रुपए का यूज जो है अपने गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट किया, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी में ग्रोथ होता है, नेशनल इनकम बढ़ती है। सो इसीलिए हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजिशन को बढ़ावा दे रही है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि सभी व्यक्तियों का बैंक में खाता हो और सभी लोग बैंक का भरपूर प्रयोग करें, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजिशन। फाइनेंशियल इंक्लूजिशन से कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट होती ही है। क्लियर। सो इसीलिए हमने अपना जो पैसा होता है वो हमें बैंक में जमा कराना चाहिए, जिससे एक तो हमें ब्याज मिलेगा, और जो हम और आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो बैंक जो होता है उन पैसों को कई बड़ी बड़ी कंपनियों को, कोई व्यापारियों को, कोई वेंडर को लोन के रूप में देता है, जिससे वे लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे जीडीपी ग्रोथ रेट होती है। तब इतनी बात समझ में आई आपको, क्लियर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। सो बैंक का प्राइमरी वर्क हो गया जमा करना और जमा को उधार के रूप में देना। बैंक का जो सेकेंडरी वर्क होता है ड्राफ्ट जारी करना। ड्राफ्ट इशू करना। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप इतना याद रखो। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट हो गया, और डेबिट। डेबिट कार्ड होता है बैंक इशू करता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी इशू करती है। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया आपका। और भी जो बैंक लॉकर होता है, बैंक लॉकर, उसकी देखभाल करना। ठीक है, ये जो बैंक के होते हैं गौण कार्य होते हैं, सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। डन माय डियर फ्रेंड। सो अभी तक की मैंने चर्चा की है कि बैंक क्या होता है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। जो बैंक होता है फाइनेंशियल मार्केट एक मीडिएटर होता है, जहां पर जमा की गई राशि को उधार के रूप में दिया जाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि बैंक के दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक, एक द्वितीयक, सेकेंडरी वर्क होता है। प्राइमरी वर्क वो होता है जहां पर जमा और ब्याज, उधार और गुणकारी योग। अब हम बात करेंगे कि जो बैंक होते हैं उन बैंकों को कौन रेगुलेट करता है और कौन से एक्ट से रेगुलेट होते हैं। जो सभी बैंक होते हैं, सभी बैंकों को जो रेगुलेट करता है वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों का संचालक होता है, उनको विनियमित करता है। किससे करता है वो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945। याद रखना हमेशा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। बैंकिंग 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 विनियमन विनियमन अधिनियम 1949। ये एक्ट हमेशा याद रखना,
अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि सभी बैंकों का विनियमन कौन से अधिनियम द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी पर लिखा रहता है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। क्लियर माय डियर फ्रेंड। लेकिन जो एक बैंक होता है जिसके विषय में हम आगे डिस्कस करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक, कौन सा होता है, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का जो रेगुलेशंस है वो दो एक्ट से होता है। एक तो इससे होता है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 और दूसरा होता है आपका कोऑपरेटिव बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1959। कोऑपरेटिव एक्ट, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेशंस एक्ट 1959। आप इसको पूरा लिख लीजिए, मैं इसको लिख देता हूँ। कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेशन एक्ट 1959 हमेशा याद रखना कि सभी बैंकों का जो रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेशन है कोऑपरेटिव, इसको सही कर लीजिए, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंकों का रेगुलेशन दो अधिनियम से होता है, दो एक्ट से होता है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945, एक कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेशन 1955। डन माय डियर फ्रेंड। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो बैंक होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। मुझे आशान्वित होगी कि आपको यहाँ तक जितनी मैंने बातें बताई आपको समझ में आई होगी और आप साथ के साथ अपने नोट्स बना रहे होंगे। परंतु आशा है, ये आशा कभी पूरी नहीं होती है। चलिए देखिए, ये होता है आपका बैंक, ठीक है। बैंक जो होते हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है शेड्यूल्ड, एक होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। एक होता है शेड्यूल्ड जिसे बोलते हैं हम अनुसूचित बैंक, अनुसूचित, और दूसरा होता है आपका नॉन शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड जिसको बोलते हैं गैर अनुसूचित, गैर अनुसूचित बैंक। ध्यान से समझना, क्या आरबीआई एक्ट 1934 इसके विषय में मैंने आपको कंप्लीटली बताया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आरबीआई वाला वीडियो देखना। जैसे समझो, आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर बैंक दो प्रकार के, एक शेड्यूल्ड, एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 की शेड्यूल 2 में शामिल होते हैं। जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की शेड्यूल्ड अनुसूचित 2 में शामिल होते हैं उनको बोलते हैं हम शेड्यूल्ड बैंक। और जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल्ड में शामिल ही नहीं है, ये सेकंड शेड्यूल में शामिल ही नहीं, उसको बोलते हैं हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक। डन माय डियर फ्रेंड। फर्दर जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं आपके दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका कॉमर्शियल बैंक, एक होता है नॉन कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक हिंदी में भी लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक बैंक। दूसरा होता है आपका नॉन कॉमर्शियल बैंक। कौन से होते हैं? नॉन कॉमर्शियल बैंक, इसको बोलते हैं गैर वाणिज्यिक बैंक, गैर वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जो केवल ही केवल लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। कॉमर्शियल बैंक वे बैंक होते हैं जो केवल ही केवल लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। गैर वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जो केवल लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करते। मतलब हाँ, लाभ तो उनको भी चाहिए लेकिन एकमात्र उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ठीक है। उनका जो उद्देश्य होता है ग्रामीण हित या शहरी हित में होता है।
लेकिन जो ये कॉमर्शियल बैंक होते हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है, उनका एकमात्र उद्देश्य ही लाभ कमाना नहीं होता है। क्लियर? कॉमर्शियल बैंक आपके कई होते हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस, ये डिस्कशन में आएंगे, अभी के लिए सुन लीजिएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया आपका रीजनल रूरल बैंक। थर्ड होते हैं आपके प्राइवेट बैंक। फोर्थ होते हैं आपके पेमेंट बैंक। फिफ्थ होते हैं आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये विजिबल है, तो मैं चेक कर लेता हूँ विजिबल है या नहीं। यस माय डियर फ्रेंड, एवरीथिंग इज विजिबल। सो कॉमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? पहला हो गया आपका पब्लिक सेक्टर, रीजनल रूरल, प्राइवेट, पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस। आप हिंदी में लिख सकते हो। पब्लिक सेक्टर बैंक को बोलते हैं हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, रीजनल रूरल बैंक को बोलते हैं हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्राइवेट को निजी बैंक, पेमेंट को भुगतान बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक को बोलते हैं हम लघु वित्तीय बैंक कहते हैं। क्लियर? ये था आपका कॉमर्शियल बैंक। अब हम नॉन कॉमर्शियल वाले पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, क्योंकि यहाँ पर ये लिख नहीं हो नहीं पाएगा सारा। अब जल्दी से जल्दी इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नहीं तो आप कॉपी पेन में लिख लीजिएगा, लेकिन लिख जरूर लीजिएगा अगर आपको अपना देश में बैंकिंग के बारे में समझना है तो। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन कॉमर्शियल बैंक। गैर वाणिज्यिक बैंक, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गई शहरी ग्रामीण डिग्री। नॉन कॉमर्शियल बैंक में आते हैं आपके सहकारी बैंक। नॉन कॉमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? वे बैंक जिनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इसके अंतर्गत आते हैं आपके सहकारी बैंक। कौन से बैंक? सहकारी बैंक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं आपके। एक हो गया ग्रामीण सहकारी बैंक, एक हो गया आपका शहरी सहकारी बैंक। डन माय डियर फ्रेंड? ग्रामीण सहकारी बैंक जो होते हैं ऋण देने के उद्देश्य से दो प्रकार के होते हैं। ये भी ग्रामीण सहकारी बैंक एक तो देते हैं अल्पकालिक ऋण। कौन सा ऋण देते हैं ये? अल्पकालिक ऋण। दूसरा होते हैं दीर्घकालिक ऋण। दीर्घकालिक ऋण हिंदी में बोलते हैं इसको शॉर्ट टाइम लोन, इसको लॉन्ग टाइम लोन। जो ग्रामीण शहरी सहकारी बैंक अल्पकालिक ऋण देते हैं वे तीन होते हैं। एक होता है आपका पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर होता है आपका DCCB, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोऑपरेटिव बैंक। फिर होता है आपका SCB, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और जो आपका दीर्घकालिक जो बैंक होते हैं, जो दीर्घकालिक ऋण देने के उद्देश्य से होते हैं, वे होते हैं दो। एक होगा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और एक हो गया आपका स्टेट, सॉरी ये ऊपर आएगा, ऊपर आता है स्टेट कोऑपरेटिव रूरल
डेवलप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एक हो गया आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक हो गया, PCARDB, SCARDB, ये आएगा भैया। क्लियर? मैं फुल फॉर्म लिख दूंगा, डोंट वरी, पहले इसको समझ लीजिएगा। नॉन कमर्शियल बैंक वे बैंक होते हैं जो एक जिनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इसके अंतर्गत सहकारी बैंक होते हैं। आपको ज्ञात होगा, मैंने अभी बताया, जो सहकारी बैंक होते हैं वे दो एक्ट से रेगुलेट होते हैं, तो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव एक्ट 1959 से होते हैं, ठीक है। और शहरी सहकारी बैंक दो प्रकार की, एक ग्रामीण सहकारी बैंक, एक शहरी सहकारी बैंक। ग्रामीण सहकारी बैंक जो होते हैं ऋण देने के उद्देश्य से दो प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालिक, एक ग्रामीण अल्पकालिक ऋण और एक दीर्घकालिक ऋण। जो बैंक अल्पकालिक ऋण देते हैं वो होते हैं पैक्स। निचले स्तर पर सबसे लो वाले निचले स्तर पर होता है पैक्स। पैक्स की फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या होती है? प्राइमरी एग्रीकल्चर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये टैक्स के फुल फॉर्म है। DCCB के लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोऑपरेटिव बैंक। और आप SCB की भी लिखिएगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आप लोग इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा और मैं साइड हट लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर माय डियर फ्रेंड, लिख लिया होगा आपने। एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। SCB मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोऑपरेटिव बैंक, पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ध्यान से समझिएगा। ये होता है स्टेट लेवल पर, ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये होता है ग्रामीण लेवल पर। मतलब क्या है? कोई जो सहकारी जो बैंक होते हैं, ग्रामीण सहकारी जो बैंक होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों को लोन देते हैं। किसको देते हैं? किसानों को, ठीक है, किसानों को। पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ये बैंक है, ये प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से, ये प्रत्यक्ष रूप से किसानों को लोन देता है। अगर मैं और आप किसान से, मैं किसान हूं, मुझे लोन चाहिए तो मैं पैक्स से इजीली मुझे मिल जाता है। पैक्स अपने फाइनेंस के लिए DCC पर निर्भर है। अगर पैक्स को वित्त की जरूरत है तो वो DCCB से लेगा, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोऑपरेटिव बैंक से लेगा। अगर स्टेट को, अगर SCB को जरूरत है, DCCB को जरूरत है तो SCB से लेगा। अगर SCB को, आई मीन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को भी जरूरत है तो वो लेगा नाबार्ड से। किससे लेगा पैसे? नाबार्ड से। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्या होते हैं नाबार्ड? एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी होती है, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। डन माय डियर फ्रेंड। तो इनका जो होता है वो हायरार्की स्ट्रक्चर होता है। जिसको भी इसकी जरूरत है तो ये इससे लेगा, ये इससे लेगा। और प्राइमरी जरूरी नहीं इससे ले, ये इससे भी ले सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर बैठ रहता है आपका नाबार्ड, जिसके विषय में आई विल डिस्कस यू, नाबार्ड। डन माय डियर फ्रेंड। सो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं इतना रफ कर देता हूँ, नहीं तो इनकी फुल फॉर्म कहाँ लिख पाऊंगा। आपने उतार लिया होगा, चलिए मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। अब दीर्घकालिक ऋण मतलब, अल्पकालिक का मतलब होता है शॉर्ट टाइम, मतलब एक साल से कम के लिए ऋण लेने के लिए ये तीन संस्था जिसके विषय में हमने डिस्कस किया। स्टेट लेवल पर थी SCB, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी DCCB और ग्रामीण लेवल पर थी पैक्स। आपको ज्ञात होगा कि जो पैक्स होता है वो DICGC के अंतर्गत नहीं आता है। जो दीर्घकालिक ऋण है मतलब जो एक साल से, एक वर्ष से अधिक के लिए जो हम ऋण लेते हैं उसे हम दीर्घकालिक ऋण कहते हैं। स्टेट लेवल पर होता है SCRDB, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट, अब मैं इसकी बात करूं दीर्घकालिक ऋण की, स्टेट कोऑपरेटिव
एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। उसके नीचे होता है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसके आप जल्दी से जल्दी याद करनी है, लिखना नहीं है, फुल फॉर्म याद करनी है। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप याद कर लोगे। SCRDP की फुल फॉर्म है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। जल्दी से जल्दी बोलिए मेरे साथ, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। एक बार और, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। शाबाश शाबाश। PCRDB की बोले प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। जस्ट वन टाइम मोस्ट, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। शाबाश शाबाश। चलिए, अगर आपको दीर्घकालिक ऋण चाहिए तो आप डायरेक्ट रूप से कहां से ले सकते हो? PCRDB से ले सकते हो, ठीक है। और PCRDB अपने वित्त के लिए किस पर डिपेंड होएगा? वो SCRDP पर होएगा, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक पर। इसके ऊपर भी एक संस्था बैठी रहती है जिसका ऊपर नाम है नाबार्ड। आगे डिस्कस में आएगा, वहां पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड। अगर PCRDB को वित्त की जरूरत है तो वो SCRDB से लेगा, SCRDB की जरूरत है तो नाबार्ड से लेगा। डन। चलिए, हमारा ग्रामीण हो गया, हम शहरी पर बात कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूं। शहरी सहकारी जो बैंक होते हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं। शहरी सहकारी बैंक जो होते हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है बहु शहरी सहकारी बैंक, मल्टी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। एक होता है आपका एकल शहरी सहकारी बैंक। एकल राज्य भी बोल सकते हैं, बहुराज्य ही होता है, सॉरी, बहुराज्य सहकारी बैंक कर लीजिएगा, बहुराज्य मल्टी स्टेट, ठीक है। इसमें एकल राज्य कर लीजिएगा, एकल राज्य। बहुराज्य सहकारी बैंक वे बैंक होते हैं जिसकी शाखा या जो बैंक बहुत से स्टेट में हो, मतलब कि जो एक से ज्यादा स्टेट में हो, मोर देन वन स्टेट। जिस बैंक की शाखा मोर देन वन स्टेट हो, मोर देन वन स्टेट हो, उसे हम बोलते हैं बहुराज्य सहकारी बैंक। एकल राज्य सहकारी बैंक उसे बोलते हैं जिसकी शाखा एक राज्य के डिफरेंट शहर में हो, जिसकी शाखा वन स्टेट के, एक स्टेट के डिफरेंट सिटी में हो, डिफरेंट अलग अलग सिटी में हो, तो उसे बोलते हैं हम एकल राज्य सहकारी बैंक। ये भी फर्दर दो टाइप के हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका अनुसूचित, क्या हो जाता है? अनुसूचित, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल्ड। और दूसरा हो जाता है आपका गैर अनुसूचित, नॉन शेड्यूल्ड। माय डियर फ्रेंड, क्लियर? और फर्दर ये भी एकल सहकारी बैंक भी दो प्रकार को जाते हैं, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। सो ये था आपका बैंकों का क्लासिफिकेशन। मुझे आशा होगी आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन दिमाग में थोड़ा रहता रहता हो गया होगा, कोई नहीं, एक फर्स्ट टाइम होता है। मैं अभी उसका कंप्लीटली फ्लो चार्ट बना दूं ताकि आप अच्छे से कनेक्टिंग कर पाए। सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा। चलिए,
चलिए माय डियर फ्रेंड, बोर हो रहे हो क्या आप लोग? चलिए, बोर नहीं होना चाहिए। देखो ये होता है आपका बैंक। आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर बैंक दो प्रकार के, एक होता है आपका शेड्यूल और एक होता है आपका नॉन शेड्यूल। नॉन शेड्यूल, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बनाऊं क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये। शेड्यूल्ड बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं हो। ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, कॉमर्शियल, सेकंड इज अ नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल वे होते हैं जिसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाने का होता है। फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, प्राइवेट बैंक। क्लियर? प्राइवेट बैंक हो गया और फॉरेन बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये डिस्कशन में आएंगे। ये होते हैं आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं। नॉन कॉमर्शियल बैंक का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। इसके अंदर आते हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक। कौन से आते हैं? कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक अर्बन आई मीन शहरी, ग्रामीण और शहरी। शहरी सहकारी बैंक होते हैं। ग्रामीण में आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोऑपरेटिव बैंक और आपका होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। शहरी में सबसे ऊपर आता है आपके स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक होते हैं। डन। और इन दोनों के ऊपर कौन रहता है? आपका नाबार्ड। नाबार्ड रहता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड? और जो शहरी सहकारी जो बैंक होते हैं वे होते हैं आपके दो। कौन कौन से बला? कान को वही खेल देता हूँ। शहरी सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंक, बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंक। एक होता है एकल राज्य शहरी सहकारी बैंक होते हैं। बहुराज्यीय सहकारी बैंक वे बैंक होते हैं जिसकी शाखा मोर देन वन स्टेट और जिसकी शाखा एक ही स्टेट में हो। ठीक है, ये थोड़ा सा बैंक के विषय में क्लियर। इसके बारे में वन बाय वन डिस्कशन में आएंगे, डोंट वरी। पीएसबी क्या होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट, एवरीबॉडी डिस्कशन में आएगा। ठीक है, चलिए। आपको ये मैंने अभी तक में ये चर्चा किया, आप बताइए मुझे समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा ना नाबार्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, लिखिए नाबार्ड। इसकी फुल फॉर्म लिखिए सबसे पहले, नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर्स नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर आया। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर्स एंड रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कीजिए भैया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर्स एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो एक बार और, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 नवंबर 1981 को।
1982 को सर 12 नवंबर 1982 को इसकी स्थापना हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। क्लियर। जो ये नाबार्ड होता है, इस पर जो पहले जो स्वामित्व था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड दोनों का था, लेकिन वर्ष 2020 में इस पर जो 100% जो स्वामित्व है, 100% ओनरशिप है, वो नाबार्ड का ही है। किसका है? नाबार्ड का। नाबार्ड एक प्रकार की रीफाइनेंस एजेंसी है। क्या एक प्रकार की रीफाइनेंस एजेंसी है, एक पुनर्वित्त संस्था। इसका मतलब क्या है? पुनर्वित्त संस्था वो संस्था होती है जो प्रत्यक्ष रूप से दूसरों को ऋण न उपलब्ध कराकर मध्यस्थ इकाई को ऋण उपलब्ध कराती है। इसका क्या मतलब हुआ? जो नाबार्ड होते हैं ये बेसिकली एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के संदर्भ में एग्रीकल्चर या ग्रामीण विकास के लिए अदर बैंकों को या अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या उपलब्ध कराती है? ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है, ताकि वे आगे जाकर उनको किसानों को ऋण दे दे। रिफाइनेंस एजेंसी से बोलते हैं। क्लियर। जैसे सपोज कीजिए ये कोई किसान है, बीच में कोई बैंक है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पर आपका नाबार्ड है। इस किसान को पैसों की जरूरत है, ये पैसों की जरूरत है, ये गया सीधा नाबार्ड के पास। इसने कहीं पर पढ़ लिया था कि भैया जी जो नाबार्ड होता है एक संस्था होती है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में या किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। तो ये भाजा भाजा गया नाबार्ड के पास। नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है ना वो आपको मुंबई में, इसको भी लिख लेना, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ये किसान दौड़ते हुए गया नाबार्ड को कि सर सर मुझे लोन चाहिए। तो फिर नाबार्ड ने उसको समझाया कि बेटा किसान इधर आइए, कि जो नाबार्ड होती है वो एक रीफाइनेंस एजेंसी होती है। इसका मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप से भी इतनी उपलब्ध कराती है, ये जो बैंक होते हैं उन बैंकों को भी उपलब्ध कराती है। जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक हो गया आपका, ये कोऑपरेटिव बैंक जो नाबार्ड होते हैं वो कोऑपरेटिव बैंक को पैसा देते हैं कि ये लो हमसे पैसा और जाके किसानों को पैसा देना। तो उस किसान को कहा कि जाओ तुम कोऑपरेटिव बैंक के पास जाओ या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाओ जो इसके क्षेत्र में काम करती है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी जो इसकी पूंजी थी वो थी 100 करोड़ थी। वर्तमान में इसकी जो पूंजी है वो 1000 करोड़ के आसपास हो गई। ये थी आपकी रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, बहुत सारी रीफाइनेंस एजेंसी होती है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। डन माय डियर फ्रेंड। सो अब हम बात कर लेते हैं बैंकों के नेशनल वो बैंकों के इतिहास के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डालिए हिस्ट्री ऑफ बैंक, बैंकों का इतिहास। हेडिंग डाल लीजिएगा हिस्ट्री ऑफ बैंक। बैंकों का इतिहास एवं मैं इसमें एक डाल देता हूँ। चलिए माय डियर, हिस्ट्री ऑफ बैंक, बैंकों का इतिहास। सो 1770 में सबसे पहले अलेक्जेंडर एंड सब कंपनी थी। अलेक्जेंडर एंड सब कंपनी थी। अलेक्जेंडर एंड सब कंपनी, अलेक्जेंडर एंड सब कंपनी ने एक बैंक की स्थापना की थी। उस बैंक को बोला गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहले भारत का कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ये अंग्रेजों के समय का बैंक था। क्लियर। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सो 1881 में एक बैंक की स्थापना की गई, अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक ये इंडियन प्लस अंग्रेज, ठीक है, इंग्लिश लिख रहा हूँ, अंग्रेजों के नेम करे थे। ठीक है। 1894 में 1894 में
पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी आजाद भारत का। ये सिर्फ और सिर्फ केवल भारतीय लोगों द्वारा खोला गया बैंक था। किसके द्वारा? भारतीय लोगों द्वारा ये खोला गया बैंक था। क्लियर? सो आप ये तीन बातें जल्दी से याद कीजिएगा। सबसे पहला जो बैंक है वो अलेक्जेंडर एंड सब कंपनी ने खोला था। कौन सा वाला? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये पूर्णतः अंग्रेजों द्वारा खोला गया था। और 1981 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है। और 1899 में पंजाब नेशनल बैंक खोला गया। क्लियर? चलो कुछ और बैंक खुले थे, जैसे 1806 में, 1840, 1843। ठीक है। यहाँ पर खुला था बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ 1806 में खुला था बैंक ऑफ मदर्स, बैंक ऑफ कोलकाता, सॉरी, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ बॉम्बे। ये आवाज पता नहीं यार क्यों कर रहा है। बैंक ऑफ मद्रास। क्लियर? इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंसी बैंक, क्योंकि अंग्रेजों ने खोले थे। 1806 में, 1840 में, 1843 में बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है। इन तीनों बैंकों का 1981 में मर्ज कर दिया गया और उसको बोला गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है माय डियर फ्रेंड। और 1955 में, 1955 में गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर इसको एसबीआई में चेंज कर दिया गया। क्लियर माय डियर फ्रेंड? ठीक है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये आपका सबसे बड़ा, ये नेशनलाइजेशन बैंक नहीं है, हमेशा याद रखना। एसबीआई कोई नेशनलाइजेशन बैंक नहीं है, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। फिर इसमें भारतीय महिला बैंक का भी इसमें मर्ज किया गया और भी बहुत सारे बैंकों को इसमें मर्ज कर दिया गया। क्लियर? सो इसको आप उतार लीजिएगा। फिर देखो दो शब्दावली समझिए। सबसे पहले तो होता है आपका नेशनलाइजेशन बैंक, नेशनलाइजेशन। इसे बोलते हैं हम राष्ट्रीयकृत बैंक। क्या बोलते हैं भैया? राष्ट्रीयकृत। नेशनलाइजेशन बैंक, नेशनलाइजेशन बैंक वे बैंक होते हैं जिस बैंक को संसद कानून, जिस बैंक को या जिस संस्था को संसद जो है कानून पास कर उसको अपने अधीन कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक वे बैंक होते हैं जिसको संसद ने कानून पास कर अपने अधीन किया है। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। एसबीआई इज नॉट अ, एसबीआई कोई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है लीगली रूप से, क्योंकि नेशनलाइजेशन बैंक के अंतर्गत वे बैंक आते हैं जिसका राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ हो या 1980 में हुआ हो। 1969 में उन बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था जिसके पास जिसका जो एनडीटीएल है वो 50 करोड़ हो। ठीक है। और इस समय में सिर्फ और सिर्फ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1980 में, 1980 में जिस बैंकों के पास 200 करोड़ रुपए हो, एनडीटीएल हो, उसका नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी हो, उस समय 4 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। या कोई मर्ज हो गए या कोई बंद हो चुके हैं, लेकिन हमेशा याद रखना एसबीआई नॉट अ नेशनलाइजेशन बैंक। नेशनलाइजेशन बैंक में उन्हीं बैंकों को हम रखते हैं जिसका नेशनलाइजेशन वर्ष 1969 में या 1980 में हुआ।
और SBI 1955 में भी गोरेवाला समिति की सिफारिश पर उसका नाम चेंज कर दिया गया था। दोस्तों SBI से नोट नेशनलाइजेशन बैंक। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। सो अब मार्कर भी सही से काम नहीं कर रहा, आपको दिख रहा होगा आवाज ज्यादा दे रहा हूँ, इंक भी नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो अब आज की क्लास हम आगे कैरी नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में और बैंक से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मुझे आशा होगी कि अभी तक की जो हमने चर्चा की है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप बार बार से उसको अच्छे से रिवाइज करना, तो मे भी आपको बैंक से रिलेटेड टॉपिक पर कोई डाउट नहीं रहेगा और आपसे बैंक से में अगर कोई व्यक्ति बात करेगा तो आपकी बातों में दम होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड। सो माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए और दूसरों तक भी इस प्रकार की सूचनाएं पहुंचाते रहिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।